नमस्ते। आज हम भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है उसके ताने बाने को, उसकी बनावट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी। हमारे सामने जो जानकारी है वो देश में मौजूद अलग अलग तरह की जो अदालतें हैं उनका एक खाका, एक नक्शा सा पेश करती है। और ये काफी डिटेल में है। हाँ, काफी पढ़ते हैं इसमें। बिल्कुल। तो आज का मकसद यही है कि इस पूरी संरचना को समझें, मतलब सबसे ऊपर से लेकर एकदम जमीनी स्तर तक। हाँ। और ये भी कि भाई आखिर इतने अलग अलग तरह के कोर्ट्स क्यों हैं, कौन सा कोर्ट किस तरह का मामला देखता है, ये सब कुछ। सही बात है, ये जानना जरूरी है। पहली बार देखने पर शायद थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे, थोड़ा उलझावा सा हो सकता है। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट है जो संविधान का रक्षक है, दूसरी तरफ गांवों में छोटे मोटे झगड़े निपटाने वाले ग्राम न्यायालय भी हैं। हाँ। तो ये जो रेंज है, ये जो फैलाव है, यही इसे दिलचस्प बनाता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, परत दर परत खोलना। हाँ, करते हैं शुरू। सबसे पहले जाहिर है एकदम टॉप से शुरू करते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। जी। ये देश की सबसे बड़ी न्यायिक संस्था है। जानकारी जो है वो बताती है कि ये सिर्फ संविधान का मतलब फाइनल इंटरप्रेटर या संरक्षक ही नहीं है, सही, बल्कि हाईकोर्ट से जो अपीलें आती हैं उनको भी सुनता है, और राज्यों के बीच या फिर सेंटर और स्टेट्स के बीच जो झगड़े होते हैं, हाँ, विवाद, उनका निपटारा भी यही करता है। और इसके हेड होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बिल्कुल। और यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट का रोल सिर्फ कानूनी झगड़े सुलझाना ही नहीं है। अच्छा। हाँ, ये बुनियादी तौर पर ये पक्का करता है कि देश का शासन संविधान के हिसाब से चले। अच्छा। मतलब ये संविधान का गार्डियन है। हाँ, ये गार्डियन वाली बात अहम है। और जब ये संविधान की व्याख्या करता है, कोई मतलब समझाता है उसका, तो वो जो व्याख्या है वो पूरे देश के लिए एक तरह से कानून बन जाती है, एक स्टैंडर्ड। अच्छा, पूरे देश के लिए एक ही मतलब। जी हाँ, ये मतलब कानून का राज और एक यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। इसकी एक और भूमिका है, सलाहकार की भी। अगर राष्ट्रपति चाहें तो किसी कानूनी या तथ्यात्मक मामले पर इससे सलाह मांग सकते हैं। हाँ, ये इस संवैधानिक प्रहरी वाली भूमिका इसे वाकई खास बनाती है। अच्छा, अब इस टॉप लेवल से एक स्टेप नीचे आते हैं हाई कोर्ट्स। जी, उच्च न्यायालय। जो जानकारी है उसके हिसाब से हर राज्य या कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रुप के लिए एक हाई कोर्ट है। भारत में कुल मिलाकर 25 हैं। हाँ, 25 है। ये अपने नीचे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वहां से आने वाली अपीलों को सुनते हैं। सिर्फ अपीलें या कुछ और भी? नहीं, सिर्फ अपीलें नहीं, इनके पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन भी होती है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ये क्या है मतलब? इसका मतलब है कि कुछ खास तरह के मामले वो सीधे हाईकोर्ट में फाइल किए जा सकते हैं, निचली अदालतों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, सीधे हाई कोर्ट। ये मौलिक अधिकारिता वाली बात थोड़ी और समझाएंगी? कौन से मामले होते हैं ये और क्यों ऐसा? देखिए, मुख्य रूप से तो ये उन मामलों में होता है जो नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से जुड़े हों। ओके। संविधान का आर्टिकल 226 नागरिकों को ये हक देता है कि वो अपने फंडामेंटल राइट्स को लागू करवाने के लिए सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ और मामले भी हैं, जैसे वसीयत से जुड़े मामले, शादी ब्याह के, कंपनी कानून के या समुद्री कानून, एडमिरल्टी वाले, ये सीधे हाई कोर्ट में लाए जा सकते हैं। ये अवश्य राज्य के कानूनों पर भी निर्भर करता है थोड़ा। अच्छा। और इसका मकसद ये है कि जो ज़रूरी या बहुत अर्जेंट मामले हैं, जिनमें निचले स्तर पर जाने से शायद देर हो सकती है या वो उतना सही न हो, तो उनकी सुनवाई सीधे हाई कोर्ट के लेवल पर हो सके। समझ गया। तो एक तरह से ये कुछ सीरियस मामलों के लिए फास्ट ट्रैक जैसा है। हाँ, कह सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं उस लेवल पर जहां शायद ज्यादातर लोगों का वास्ता पड़ता है न्याय व्यवस्था से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, जिला न्यायालय। जी। हमारी जानकारी बताती है कि ये सिविल और क्रिमिनल, मतलब दीवानी और फौजदारी, दोनों तरह के मामले सुनते हैं। सही कहा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स असल में जमीनी स्तर पर जस्टिस सिस्टम की रीढ़ है, बैकबोन है। हाँ, ये लगता भी है। चाहे वो जमीन जायदाद का कोई झगड़ा हो या पैसों का लेन देन या फिर कोई क्राइम हुआ हो, ज्यादातर मामले अपनी शुरुआत यहीं से करते हैं। जिला स्तर पर जो सबसे बड़े जज होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट जज कहलाते हैं। सिविल मामलों में डिस्ट्रिक्ट जज और क्रिमिनल मामलों में सेशन जज। अच्छा, नाम अलग अलग है काम के हिसाब से। जी। और इनकी अदालतें सिर्फ नए केस ही नहीं सुनती, बल्कि अपने नीचे की जो अदालतें हैं उनके फैसलों के खिलाफ अपीलें भी सुनती हैं। तो मतलब इनका रोल डबल हो गया, पहली सुनवाई भी और अपील वाली सुनवाई भी। बिल्कुल। और इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के नीचे भी अदालतें हैं
जिन्हें शायद सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कहते हैं। हाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के नीचे भी एक पूरा स्ट्रक्चर काम करता है। इन्हें मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, जैसा जानकारी में भी है। एक तो है सिविल कोर्ट्स, दीवानी अदालतें। इन्हें आमतौर पर जूनियर सिविल जज या सीनियर सिविल जज चलाते हैं। अच्छा। ये प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, मुआवजा ऐसे सिविल मामले देखते हैं जिनमें जो विवाद की रकम है वो एक हद तक होती है। ठीक है। और दूसरी तरफ है मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स, यानी दंडाधिकारी न्यायालय। अच्छा, ये मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स क्या करते हैं? ये क्रिमिनल मामले देखते हैं, फौजदारी वाले। इनमें भी लेवल होते हैं, जैसे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, और बड़े शहरों में मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। ये वो क्रिमिनल केस सुनते हैं जिनमें सजा एक तय लिमिट तक ही हो सकती है। जो ज्यादा गंभीर अपराध हैं, जैसे मर्डर या डकैती, वो सेशन जज के पास जाते हैं जिला लेवल पर। और ये सिविल और क्रिमिनल का जो साफ बंटवारा है, ये जरूरी भी है, क्योंकि दोनों के प्रोसीजर, सबूत इकट्ठा करने के तरीके, सजा के नियम, वो सब काफी अलग होते हैं। हाँ, ये तो है। और ये जो नीचे की अदालतें हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ये लोकल लेवल पर मुकदमों का बहुत बड़ा बोझ संभालती हैं। तो ये तो हो गई अदालतों की मुख्य सीढ़ी, सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। जी। लेकिन जैसा हमारी जानकारी इशारा कर रही है, कहानी यही खत्म नहीं होती। इस मेन स्ट्रक्चर के साथ साथ कई स्पेशल कोर्ट्स भी हैं। हाँ, कई तरह के। ये क्यों बनाए गए? मतलब क्या जो नॉर्मल अदालतें थी वो काफी नहीं थी? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, टाइम के साथ ये महसूस किया गया कि कुछ खास तरह के जो झगड़े होते हैं ना, हाँ, उनके लिए एक तो खास नॉलेज चाहिए होती है, और दूसरा एक अलग तरह का माहौल भी चाहिए होता है। माहौल कैसे? जैसे नॉर्मल अदालतों पर वैसे केसों का बहुत बोझ रहता है। उनकी प्रक्रिया भी कभी-कभी लंबी और थोड़ी जटिल हो सकती है। हाँ, ये तो सुनते हैं। तो इसलिए कुछ खास एरियाज के लिए स्पेशल कोर्ट्स या ट्रिब्यूनल बनाए गए। मकसद ये था कि मामले तेजी से निपटे और उनमें स्पेशलाइजेशन, मतलब विशेषज्ञता का पहलू भी आ जाए। अच्छा, उदाहरण से समझते हैं, जैसे फैमिली कोर्ट्स, परिवार न्यायालय, इनका क्या खास मकसद है? फैमिली कोर्ट्स, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, पारिवारिक झगड़ों को सुलझाने के लिए हैं। जैसे शादी, तलाक, बच्चों की कस्टडी किसके पास रहेगी, गुजारा भत्ता, गोद लेना, इस तरह के मामले। ठीक है। इन अदालतों को बनाने के पीछे सोच ये थी कि ये मामले बहुत सेंसिटिव होते हैं। इनमें सिर्फ कानून नहीं, बल्कि इंसानी पहलू बहुत अहम होता है। हाँ, बात तो सही है। तो यहाँ कोशिश ये रहती है कि माहौल थोड़ा कम फॉर्मल हो, सुलह समझौते पे ज्यादा जोर दिया जाए, और जजों के पास भी इन मामलों को समझने की एक खास ट्रेनिंग या समझ हो। प्रक्रिया भी सिंपल रखने की कोशिश की जाती है। यानी फोकस सिर्फ कानून पर नहीं, बल्कि रिश्तों और भावनाओं पर भी। ये तो जरूरी लगता है। जी। और इसी तरह के स्पेशल कोर्ट्स में लेबर कोर्ट्स और कंज्यूमर कोर्ट्स भी आते हैं ना? जी। श्रम न्यायालय और उपभोक्ता न्यायालय। बिल्कुल। लेबर कोर्ट्स जो है वो मालिकों और कर्मचारियों के बीच के झगड़े देखते हैं। जैसे सैलरी, बोनस, काम करने के हालात कैसे हैं, ट्रेड यूनियन के अधिकार, या किसी को गलत तरीके से नौकरी से निकाल दिया गया हो। यहाँ भी मकसद यही है कि जल्दी न्याय मिले, ताकि जो मजदूर या कर्मचारी है उसके अधिकार सुरक्षित रहें। और कंज्यूमर कोर्ट्स, वो तो हम सबके लिए हैं। हाँ, कंज्यूमर कोर्ट्स यानी उपभोक्ता न्यायालय तो हम सबके लिए बहुत जरूरी हैं। अगर कोई ग्राहक है, उसने कोई सामान खरीदा या सर्विस ली और वो खराब निकली, तो वो इन अदालतों में जा सकता है। अच्छा। यहाँ प्रक्रिया को काफी आसान रखा गया है, ताकि आम आदमी भी आराम से अपनी शिकायत दर्ज करा सके और उसे हर्जाना मिल सके। ठीक है। इन दोनों ही मामलों में लेबर और कंज्यूमर, इनके अपने खास कानून और प्रक्रियाएं होती हैं जो नॉर्मल सिविल कोर्ट से थोड़ी अलग हो सकती हैं। तो ये स्पेशल कोर्ट्स एक तरह से फोकस्ड जस्टिस देने की कोशिश है। हाँ, कह सकते हैं। अच्छा, और कौन सी स्पेशल जुडिशियल बॉडीज का जिक्र है हमारी जानकारी में? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स, किशोर न्याय बोर्ड। हाँ, किशोर न्याय बोर्ड ये उन मामलों को देखते हैं जिनमें कानून तोड़ने वाले बच्चे शामिल होते हैं, मतलब जिनकी उम्र 18 साल से कम है। यहाँ का जो सिद्धांत है वो बिल्कुल अलग है। जैसा कि जानकारी में भी बताया गया है, इनका मेन मकसद सजा देना नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? इनका मकसद है बच्चे का सुधार और पुनर्वास, रिहैबिलिटेशन। इनकी प्रक्रिया भी गोपनीय रखी जाती है और बच्चों के साथ बहुत संवेदनशीलता से पेश आया जाता है। ये नॉर्मल क्रिमिनल कोर्ट से बिल्कुल अलग काम करते हैं। ये वाकई एक बहुत बड़ा फर्क है, सजा नहीं, सुधार। जी। अब बात करते हैं रेवेन्यू कोर्ट्स की, राजस्व न्यायालय।
इनका क्या काम है? ये जमीन से जुड़े हैं शायद। हाँ, राजस्व न्यायालय जमीन से जुड़े मामले देखते हैं, लेकिन खास तौर पर खेती वाली जमीन से जुड़े। अच्छा, सिर्फ खेती वाली? ज्यादातर, जैसे जमीन का लगान, रेवेन्यू तय करना और वसूलना, जमीन के रिकॉर्ड्स, काश्तकारों के अधिकार और खेती की जमीन की हदबंदी मतलब बाउंड्री के झगड़े। भारत जैसे देश में जहां जमीन इतनी जरूरी है और अक्सर झगड़े का कारण बनती है, इन अदालतों का रोल काफी अहम हो जाता है। हाँ, ये तो है। ये आम तौर पर राज्य के जो रेवेन्यू लॉज होते हैं उनके तहत काम करते हैं और इनकी बनावट अक्सर एडमिनिस्ट्रेटिव अफसरों से जुड़ी होती है, जैसे तहसीलदार, कलेक्टर। उनके पास न्यायिक शक्तियां भी होती हैं इन मामलों में। अच्छा, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी का मिक्स जैसा है कुछ हद तक, हाँ। और फिर आते हैं ट्रिब्यूनल्स, अधिकरण। जी, ये अदालतों से कैसे अलग हैं? जानकारी मैंने क्वासी जुडिशियल यानी अर्ध न्यायिक कहा गया है, इसका क्या मतलब है? अर्ध न्यायिक या क्वासी जुडिशियल का मतलब है कि ये पूरी तरह से कोर्ट तो नहीं है, लेकिन ये कोर्ट जैसा काम करते हैं। मतलब ये कि ये भी सबूत सुनते हैं, दोनों पार्टियों को सुनते हैं और फिर फैसला देते हैं, लेकिन ये खास कानूनों के तहत खास मकसद के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कौन कौन से ट्रिब्यूनल्स होते हैं? बहुत सारे हैं। जैसे इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल है जो टैक्स के झगड़े देखता है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है जो सरकारी कर्मचारियों की सर्विस के मामलों को देखता है। अच्छा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है पर्यावरण के मामलों के लिए। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है कंपनी कानून के मामलों के लिए। ऐसे कई हैं। तो इनके बनाने का मकसद क्या है? मुख्य उद्देश्य होता है उस खास फील्ड में एक्सपर्ट नॉलेज लाना और मामलों को तेजी से निपटाना। इनकी प्रक्रिया भी अक्सर नॉर्मल कोर्ट से थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है। तो स्पेशलाइजेशन और स्पीड, जी, ये दो मेन कारण लगते हैं ट्रिब्यूनल्स के पीछे। जी बिल्कुल। अब बिल्कुल जमीनी स्तर पर चलते हैं। ग्राम न्यायालयों का भी जिक्र है, इनका क्या कॉन्सेप्ट है? ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के तहत इन्हें बनाने का प्रावधान किया गया था। इनका जो मूल विचार था वो था न्याय को गांव के लोगों के दरवाजे तक पहुंचाना। अच्छा, दरवाजे तक? हाँ, ये मोबाइल कोर्ट की तरह भी काम कर सकते हैं, मतलब अलग अलग गांव में जाकर सुनवाई कर सकते हैं। अरे वाह। इन्हें छोटे सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के मामले सुनने का अधिकार है। कोशिश ये है कि प्रक्रिया बहुत सिंपल हो, लोकल भाषा इस्तेमाल हो और वकील करना जरूरी ना हो। मकसद है सस्ता और सुलभ न्याय, खासकर गांव देहात में जहां लोगों के लिए शहर जाकर कोर्ट कचहरी करना मुश्किल होता है। ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया लगता है, न्याय आपके द्वार। लेकिन क्या ये सिस्टम पूरी तरह से लागू हो पाया है और कितना असरदार है, ये शायद एक अलग हाँ, वो एक अलग बहस का मुद्दा है, चर्चा का विषय होगा। खैर, आखिर में एक और कैटेगरी है कॉमर्शियल कोर्ट्स, वाणिज्यिक न्यायालय। इनके बारे में क्या जानकारी है? कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट 2015 के तहत इन्हें बनाया गया है। अच्छा, ये नए हैं? हाँ, अपेक्षाकृत नए हैं। इनका मुख्य उद्देश्य है जो बड़े कमर्शियल यानी कारोबारी झगड़े होते हैं उनका तेजी से और कुशलता से निपटारा करना। किस तरह के झगड़े? ये उन सिविल मामलों को देखते हैं जिनका ताल्लुक व्यापार, लेन देन, कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप वगैरह से होता है और जिनमें एक तय रकम से ज्यादा का दावा शामिल हो। वो रकम समय समय पर बदलती रहती है। इन्हें बनाने के पीछे एक बड़ी वजह की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना। अच्छा, कारोबार में आसानी। जी, माना जाता है कि अगर बिजनेस डिस्प्यूट्स जल्दी सुलझेंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। तो अगर हम इस पूरी तस्वीर को देखें, सुप्रीम कोर्ट से लेकर ग्राम न्यायालय तक, हाँ, नॉर्मल कोर्ट से लेकर स्पेशल ट्रिब्यूनल्स तक, तो ये साफ है कि भारत में बहुत ही फैला हुआ और कई लेवल्स वाला जुडिशियल स्ट्रक्चर है। बिल्कुल, बहुत डिटेल्ड है। हर लेवल और हर तरह की अदालत की अपनी एक जगह और एक भूमिका है। सही का। ये पूरी संरचना दिखाती है कि अलग अलग तरह के झगड़ों को एड्रेस करने के लिए कैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं, सिद्धांत रूप में देखें तो। हाँ, ये जो विविधता है और ये जो स्पेशलाइजेशन है, ये न्याय तक पहुंच को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन की गई है। मतलब डिसेंट्रलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन। हाँ, विकेंद्रीकरण और विशेषज्ञता, ये दो मुख्य सिद्धांत इस ढांचे में नजर आते हैं। इससे उम्मीद ये की जाती है कि मामले जल्दी निपटेंगे और सही एक्सपर्टीज के साथ निपटेंगे और शायद इससे ऊपर की अदालतों पर बोझ भी कम होगा। हाँ, सिद्धांत तो यही लगता है। तो आज की इस पूरी चर्चा से
हमने भारत की न्यायिक व्यवस्था की जो जटिलता है, जो कॉम्प्लेक्सिटी है और उसकी जो परतें हैं, उन्हें समझने की कोशिश की। जी। ये देखा कि कैसे अलग अलग तरह के विवादों के लिए अलग अलग न्यायिक मंच तैयार किए गए हैं। निश्चित रूप से। सुप्रीम कोर्ट की जो संवैधानिक भूमिका है, वहां से लेके हाई कोर्ट जो फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो रोजमर्रा का न्याय देते हैं, और फिर ये स्पेशल कोर्ट्स, फैमिली, लेबर, कंज्यूमर, रेवेन्यू, कमर्शियल कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स, सबकी अपनी अपनी विशेषज्ञता। हाँ, और ग्राम न्यायालय का आइडिया जो न्याय को एकदम आखिरी आदमी तक पहुंचाने की कोशिश दिखाता है, ये ढांचा वाकई बहुत व्यापक है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये जटिलता, ये कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा मददगार होती है या कभी-कभी ये खुद एक मुश्किल बन जाती है? यही वो सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है। देखिए, कागज पर या सिद्धांत में तो इतने सारे ऑप्शन और स्पेशलाइजेशन न्याय पाने का रास्ता आसान दिखा सकते हैं। हाँ, लगता तो है। लेकिन असलियत में क्या एक आम नागरिक के लिए ये समझना आसान है कि उसका मामला आखिर किस अदालत में या किस ट्रिब्यूनल में जाएगा? ये भी बात है। क्या ये स्पेशलाइजेशन हमेशा तेज और बेहतर न्याय की गारंटी देता है, या फिर ये अलग अलग कानूनों और प्रोसीजर के जाल में उलझा सकता है? और इतने सारे लेवल्स होने से क्या प्रक्रिया लंबी और महंगी हो जाती है? ये भी एक पहलू है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि क्या ये जो इतना विस्तृत ढांचा है, जो बनाया तो गया है न्याय को सुलभ बनाने के लिए, जी, कहीं अनजाने में ही इसे नेविगेट करना, इसमें रास्ता खोजना और मुश्किल तो नहीं बना देता? एक तरफ तो एक्सपर्टीज है, दूसरी तरफ शायद कंफ्यूजन और देरी का खतरा भी है। बिल्कुल। तो आज की चर्चा के बाद एक विचार जो मन में रह जाता है वो यही है, क्या भारतीय न्याय प्रणाली की ये जो मल्टी लेयर्ड और स्पेशलाइज्ड संरचना है, ये अपने घोषित लक्ष्यों यानी सुलभ, त्वरित और प्रभावी न्याय को हकीकत में बदलने में पूरी तरह कामयाब है? या फिर इस जटिलता को साधने और इसे सच में लोगों के लिए आसान बनाने के वास्ते अभी और कोशिशों की जरूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर लगातार सोचने और सुधार करने की गुंजाइश बनी रहती है।